Biggest mitral stenosis. Mitral stenosis basically mitral valve के stenosis के बारे में बता रही है, as you know from the word. Valvular heart disease है. It is characterized by narrowing of the orifice of the mitral valve, जैसा नाम बता रहा है हमें. It is due to the structural abnormality of the mitral valve apparatus. ठीक है. etiology क्या हो सकती है? rheumatic fever की वजह से हो सकता है. most common cause of the mitral stenosis. It develops secondary to the previous rheumatic fever due to the infection by the group ए बीटा hemolytic streptococcus की वजह से डेवलप करेगा. मिट्रल स्टेनोसिस ज़्यादातर फीमेल्स में कॉमन रहती है. ठीक है. लेटेंट पीरियड क्या है? फ्रॉम द फर्स्ट अटैक ऑफ द rheumatic fever and the development onset of the symptoms due to mitral stenosis. यूजुअली 1 से 2 साल लगते हैं इन इंडिया कंपेयर टू द लॉन्ग टर्म इन द वेस्टर्न कंट्री. दिस में ड्यू टू द रिपीटेड अटैक ऑफ द सीवियर कार्डियाइटिस इन इंडिया. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इन द जुवेनाइल मिट्रल स्टेनोसिस. मैलिग्नेंट मिट्रल स्टेनोसिस डेवलप बिलो द एज ऑफ द 19 ईयर एंड इज common in India. Pediatric mitral stenosis manifests below the age of 12 year. Pinpoint mitral valve is seen and the atrial fibrillation is rare. Valve calcification is uncommon. Causes of mitral stenosis अगर हम देखें तो rheumatic fever की वजह से होगा. लीडिंग कॉज होता है mitral stenosis का. congenital mitral stenosis की वजह से हो सकता है. parachute mitral valve and the Schwann complex मिलेगा. metastatic carcinoid tumor to the lung and the parenchyma and the bronchial carcinoid and the severe calcification of the mitral valve apparatus in the elderly. systemic lupus erythematosus की वजह से हो सकता है. then आपका रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक्सट्रीमली रेयर कंडीशन है लेकिन होगा. ठीक है. एंडोमेट्रियल फाइब्रोसिस की वजह से, गाउट की वजह से, मिथाइल सरगाइड ट्रीटमेंट की वजह से, ल्यूटेनबर्ग सिंड्रोम, कॉम्बिनेशन ऑफ द एक्वायर्ड मिट्रल स्टेनोसिस एंड एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, म्यूकोपॉलीसेक्राइडोसिस, हलर सिंड्रोम एंड द हंटर सिंड्रोम. ठीक है. वेपर्स डिजीज में मिल सकता है. इन्फेक्टिव एंडोकार्डियाइटिस विच विद द लार्ज वेजिटेशन मिमिक्स of mitral stenosis, myxoma and the valve thrombus and the कॉर्ट्राइटियम. ये एटियोलॉजी हो सकती है. रोमेटिक मिट्रल स्टेनोसिस जो होता है बेसिकली रोमेटिक में. ठीक है. मिट्रल स्टेनोसिस का क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है जो कि डिफ्यूज थिकनिंग ऑफ द मिट्रल वेल्व लीफलेट हो जाती है ड्यू टू द फाइब्रोसिस और द कैल्सिफिकेशन. फ्यूजन ऑफ द कमीशर्स एंड द कप्स हो जाता है जिसकी वजह से फ्यूजन एंड शॉर्टनिंग ऑफ द कार्डियक टेंडने की वजह से हो सकता है. अब मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस प्रोग्रेस टू कॉज रिजिडिटी ऑफ द मिट्रल वेल्व कप्स देयरफॉर which in the turn lead to the narrowing at the apex of the funnel shape, that is fish mouth मिलता है इसमें मिट्रल वेल्व जिसकी वजह से सीवियर नैरोइंग हो जाएगी. स्टेनोटिक ऑफ द वेल्व ओरिफिस एंड प्रोग्रेसिव इमोटिलिटी ऑफ द वेल्व कप हो जाती है. तो सेलिएंट फीचर्स क्या क्या होते हैं मिट्रल स्टेनोसिस के? फर्स्ट चैम्बर टू फेल इन द मिट्रल स्टेनोसिस लेफ्ट एट्रियम. ठीक है. तो सबसे पहले आपका जो लेफ्ट एट्रियम होता है, ठीक है, वो आपका फेल कर जाएगा. ठीक है. लेफ्ट वेंट्रिकल ये आपका सबसे पहले फेल करेगा लेफ्ट एट्रियम. ठीक है. वेंट्रिकल टू फेल इन द एमएसएस राइट वेंट्रिकल आपका फेल करेगा पहले. ठीक है. देन उसके बाद एट्रिया दैट फिब्रिलेट इन द एमएस दैट इज अफेक्ट बोथ द राइट एंड द लेफ्ट एट्रियम. लेफ्ट और राइट दोनों एट्रिया बेसिकली इसमें फिब्रिलेट करते हैं. लेफ्ट वेंट्रिकल इन द एमएस, left ventricular end diastolic volume is reduced in 15% while it is normal in the rest. The most common complication of mitral stenosis is atrial fibrillation. सबसे ज़्यादा कॉमन क्या होता है इसमें? मिट्रल स्टेनोसिस में एट्रियल फिब्रिलेशन होने लगते हैं. ठीक है. नाउ कमिंग टू द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द हेमोडायनेमिक्स. दिस इज long latent period mitral stenosis clinically manifest as latent period about 20 years for the first episode of the acute rheumatic fever. एक्यूट रूमेटिक फीवर होने के कम से कम 20 साल बाद तक की लेटेंट पीरियड लंबा होता है काफ़ी. इट्स सिम्टम्स यूजुअली स्टार्ट्स व्हेन द मिट्रल वेल सरफेस एरिया रिड्यूस बाय 2.5. जब 2.5 से नीचे सरफेस एरिया आ जाता है मिट्रल वेल का तब बेसिकली ये सिम्टम्स शुरू होते हैं. ठीक है. नॉर्मली द मिट्रल वेल ओपन्स ड्यूरिंग द लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायस्टोल एंड अलाउज द फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है. तो बेसिकली ये नॉर्मली जो मिट्रल वेल होती है वो आपकी ओपन होती है ड्यूरिंग द लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायस्टोल. लेफ्ट वेंट्रिकुलर जब डायस्टोल में जाता है, ठीक है, तो ये ओपन हो जाएगी मिट्रल वेल.
ठीक है। अलाउज द ब्लड फ्लो फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल को आपका ब्लड आ पाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर डायस्टोल, जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल में द प्रेशर इन द लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल आर इक्वल, डायस्टोल के टाइम पे दोनों में इक्वल रहता है। तो बेसिकली दिस इज हाउ द पैथोफिजियोलॉजिकल चार्ट गिवन ओवर हियर। यस, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। मिट्रल वेल्व है, इसकी स्टेनोसिस हो गई, ये पतला हो गया, ठीक है। इंक्रीज इन द लेफ्ट एट्रियल प्रेशर, जो भाई हमारा लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक, प्रेशर बढ़ गया तो लेफ्ट एट्रियम एनलार्जमेंट शुरू हो जाएगा, लेफ्ट एट्रियम हमारा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। पल्मोनरी कंजेशन होने लगेगा। अब लेफ्ट एट्रियम किससे जुड़ा है, यहाँ पे लंग्स से जुड़ा है, तो ठीक है, लंग्स आपका यहाँ से इधर से लेके आते हैं राइट वेंट्रिकल से, ठीक। तो यहाँ पे सारा कंजेशन होने लगेगा लंग्स में, ठीक है, जिसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा डेवलप करेगा। पल्मोनरी एडिमा डेवलप करेगा, एक्यूट डिस्पनिया के सिम्टम्स आने लगेंगे, ठीक है। फर्दर देख लेते हैं डायलिटेशन ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी एडिमा डेवलप हुआ है, डायलिटेशन ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी होगी, पल्मोनरी हाइपरटेंशन पूरे में डेवलप हो जाएगा। फर्दर जो हमारा ये राइट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ेगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो गई, तो इसीलिए हमारा लेफ्ट एट्रियम फेल कर रहा था और राइट वेंट्रिकल इसमें फेल कर रहा है, ठीक है। देन कंप्रेशन ऑफ द लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, जो लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व है यहाँ से घूम के जाती है, ठीक है, वो उसका कंप्रेशन होने लगेगा। हाई प्रेशर रप्चर ऑफ द पल्मोनरी वेसल, जिसकी वजह से होर्सनेस ऑफ द वॉइस आएगी, ठीक है। जब लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व यहाँ पे प्रेशर खाएगी, ठीक है, देयरफॉर कॉजेज द होर्सनेस ऑफ द वॉइस, ठीक, हाई प्रेशर रप्चर ऑफ द पल्मोनरी वेसल हो सकता है, जिसकी वजह से हिमोप्टेसिस आएगी। पल्मोनरी वेसल से यहाँ पे रप्चर कर सकती है पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से, तो हिमोप्टेसिस भी हो सकती है, ठीक है। राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल जो ये हमने आपको बताया, ठीक है, ये हाइपरट्रॉफी में, तो इसकी वजह से इसका फेलियर हो जाएगा, ठीक है। देन फर्दर क्या कह रहा है, कार्डियक आउटपुट आपका डिक्रीज कर जाएगा। कार्डियक राइट वेंट्रिकुलर फेलियर होगा तो फंक्शनल ट्राइगस्पिड रिगर्जिटेशन होगी, ठीक, फंक्शनल ट्राइगस्पिड रिगर्जिटेशन होगी, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज करेगा, कार्डियक फटीग होगा, डिस्निया होगा, फटीग एंड डिस्निया होने लगेगा। लेफ्ट एट्रियम एनलार्जमेंट की वजह से और क्या क्या हो रहा है, लेफ्ट एट्रियल प्रेशर बढ़ने की वजह से, मिट्रल स्टेनोसिस की वजह से लेफ्ट एट्रियल प्रेशर बढ़ा, इसकी वजह से कंप्रेशन ऑफ ईसोफेगस होगा, तो डिस्फेजिया के सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। फर्दर लेफ्ट एट्रियम एनलार्जमेंट होने की वजह से लेफ्ट लोब कोलैप्स होगा, कंसोलिडेशन होगा, एवार्ड साइन बोलते हैं इसको, लेफ्ट लोब कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है, कंसोलिडेशन इनवर्ट साइन, ठीक है। फर्दर क्या है आपका एट्रियल फिब्रिलेशन आएंगे, लेफ्ट एट्रियल प्रेशर बढ़ने की वजह से। अब एट्रिया आपका फड़फड़ाएगा, एट्रिया फिब्रिलेट करेगा, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर फीलिंग कम हो जाएगी, वेंट्रिकल फीलिंग कम होने के साथ साथ पैल्पिटेशन होगा, ठीक है। फर्दर क्या होगा, स्टेसिस ऑफ ब्लड होगा, स्टेसिस ऑफ ब्लड होगा तो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होगा, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होगा तो स्ट्रोक और पेरिफेरल एम्बोलिज्म होगा, ठीक। सो आई होप दिस चार्ट हैज बीन इन योर ब्रेन नाउ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से लेफ्ट एट्रियल प्रेशर से शुरू करना है, ठीक है, उसके बाद आपको पल्मोनरी एडिमा इंक्लूड करना है, फिर पल्मोनरी एडिमा के बाद आपको ये चार चीज़ें, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, हिमोप्टेसिस, फ्रिक्वेंट रिगर्जिटेशन और फैटिग के बारे में सोचते हुए लिख देना है, ठीक है, ये सारा आप बना लोगे, ठीक है। इधर से आप स्टेसिस ऑफ ब्लड, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, स्ट्रोक, पेरिफेरल एम्बोलिज्म याद रख सकते हो, वेंट्रिकुलर फीलिंग याद रख लो, पैल्पिटेशन याद रखो, डिस्फेजिया एंड लोअर, ये चार्ट आप याद कर लोगे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा मिट्रल स्टेनोसिस में, ठीक। फर्दर मिट्रल स्टेनोसिस में क्या होता है, मिट्रल स्टेनोसिस ऑब्स्ट्रक्ट करता है ब्लड फ्लो फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से आपका ब्लड फ्लो जो है वो लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल में नहीं जा पाता है। रेजेस द प्रेशर इन द लेफ्ट एट्रियम, अब लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर जो है बेसिकली अप टू 25 mmHg बढ़ जाता है, ठीक है। अब 25 mmHg लेफ्ट एट्रियल का प्रेशर बढ़ जाएगा सीवियर स्टेनोसिस के केस में। इनिशियली राइज इन द लेफ्ट एट्रियल प्रेशर में अकर ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, पहले केवल एक्सरसाइज में होगा, बट लेटर रेज ड्यूरिंग द रेस्ट, आराम करते वक्त भी होगा, ठीक है। रेज लेफ्ट एट्रियल प्रेशर रिफ्लेक्टेड बैक इन द पल्मोनरी वेन्स, देयर प्रोड्यूस द पल्मोनरी वेनस हाइपरटेंशन एंड सब्सिक्वेंटली पल्मोनरी आर्टरीज व्हिच प्रोड्यूसेस पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। द सिम्टम्स कंसिस्ट ऑफ द एपिसोड ऑफ द PND, that is paroxysmal nocturnal dyspnea होगा, एविडेंट एज पल्मोनरी एडिमा के फॉर्म में एविडेंट करेगा, एंड हिमोप्टेसिस के फॉर्म में, जैसे हम विंटर ब्रोंकाइटिस भी बोलते हैं, ठीक है, हिमोप्टेसिस पल्मोनरी एडिमा होगा तो दिस इज रिफर्ड एज विंटर्स ब्रोंकाइटिस। क्यों? क्योंकि पल्मोनरी कंजेशन हो रहा है, उसकी वजह से PND वगैरह आ रहा है,
Then next, coming to repeated episode of the PND, बार बार PND हो रहा है, it produces arteriolarization of the pulmonary capillaries and the vein, pulmonary artery hypertension. During this period, there may be resolution of the symptoms and the signs of the pulmonary venous hypertension. Patient develops progressive exertional dyspnea. Patient जो है progressive exertional, जब वो काम करेगा, मेहनत करेगा, तब वो basically exertional dyspnea. Patient feels better in the terms of the symptoms, although the disease has progressed further. ठीक है, आर्टेरियलाइजेशन ऑफ द पल्मोनरी कैपिलरीज एंड द वेन की वजह से पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन हो जाता है एंड फर्दर वो आप प्रोग्रेसिव एक्सर्शनल डिस्निया में पेशेंट यहाँ पे फील बेटर करता है, लेकिन डिजीज़ ऑलरेडी प्रोग्रेस हो चुकी है. पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन होगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा, प्रोग्रेसिवली इंक्रीज इन द सीवियरिटी नेक्स्ट 10 to 15 ईयर टिल द फाइनली द राइट वेंट्रिकल फेल कर जाएगा अर्ली 4th डिकेड्स में. ठीक है, टाइप्स ऑफ द पल्मोनरी हाइपरटेंशन इन द एमएस आर प्रेजेंटेड है. पल्मोनरी हाइपरटेंशन के टाइप्स होते हैं, दैट इज पैसिव पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है. ठीक है, पैसिव पल्मोनरी हाइपरटेंशन ड्यू टू द पैसिव बैकवर्ड transmission of the elevated left atrial pressure by the venous and the capillary. and the reactive pulmonary hypertension एक होता है due to the reflex spasm of the pulmonary arterioles in the response to the elevated pulmonary venous and the left atrial pressure. एक होता है obliterative pulmonary hypertension, that is due to the chronic hypertension producing fibrosis of the pulmonary bed. ठीक है, तो ये बेसिकली 3 हमारे मेन टाइप्स होते हैं, पैसिव पल्मोनरी हाइपरटेंशन, रिएक्टिव पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी हाइपरटेंशन. ठीक है, यू कैन सी दिस. द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द क्रोनिक पल्मोनरी हाइपरटेंशन. जब क्रोनिक पल्मोनरी हाइपरटेंशन बना हुआ है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं. द हाइपरट्रॉफी ऑफ द राइट वेंट्रिकल. जो राइट वेंट्रिकल मैंने अभी बनाया था वो बेसिकली आपका हाइपरट्रॉफी हो जाएगा. ठीक है, एज सिंपल एज दैट. ठीक है, विच में अंडरगो द डायलिटेशन एंड राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाएगा अल्टीमेटली. फंक्शनल ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन ड्यू टू डायलिटेशन ऑफ द ट्राइकस्पिड वेल्व रिंग सेकेंडरी टू द डायलिटेशन ऑफ द राइट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल डायलेट करेगा तो ट्राइकस्पिड रिंग भी डायलेट होगी, तो फंक्शनल ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन होने लगता है. पल्मोनरी वेल इनकम्पिटेंस हो जाएगा, दैट इज रिगर्जिटेशन में डेवलप ड्यू टू द डायलिटेशन ऑफ द पल्मोनरी वेल रिंग. ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द रेज्ड इंट्रा लेफ्ट एट्रियल प्रेशर, दैट इज causes left atrial dilatation, and this enlarged left atrium is prone to atrial fibrillation, stasis of the blood and thrombus formation, detachment of the thrombus resulting in the systemic embolism. Reduced ejection fraction of the left ventricle is found to be 1/3 of the patient due to the decreased preload due to the impaired filling, increased afterload secondary to the reflex vasoconstriction and the secondary to decreased cardiac output. Severe mitral stenosis जब हो जाएगी, it is decompensation. There is decompensation by the tachycardia, and the high flow tachycardia reduces the diastolic left ventricular filling time, thereby increasing the pressure in the left atrium, and hyperkinetic circulatory states increase the flow rate. Actual mitral valve leading to the increased transmitral gradient leading to the increased left atrial pressure. The clinical features of mitral stenosis are dyspnea on exertion due to the pulmonary hypertension and slowly progressive, which is slowly progressive and precipitated by the severe exertion, excitement, fever, anemia, sexual intercourse, pregnancy, thyrotoxicosis, atrial fibrillation, fatigue on exertion due to pulmonary hypertension and low cardiac output. It is slowly progressive. हेमोप्टोसिस जो होती है वो आपका रप्चर ऑफ द ब्रोंकियल वेसल्स, ब्रोंकियल वेन्स के रप्चर की वजह से होगा, ऑफ द पल्मोनरी वेन्स और द ब्रोंकियल वेन्स कोलैटरल एंड द पल्मोनरी एपोप्लेक्सी. ठीक है, रप्चर ऑफ द पल्मोनरी कैपिलरीज है ड्यूरिंग द पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी कंजेशन, एम्बोलिज्म हो जाएगा, इन्फ्रैक्शन होगा, विंटर ब्रोंकाइटिस मिलेगी. वही बात है, जो एडिमा होगा जिसकी वजह से हेमोप्टोसिस और डिस्निया मिलेगा, इसे विंटर ब्रोंकाइटिस भी बोलते हैं. देन pulmonary hemosiderosis due to the chronic recurrent pulmonary edema, anticoagulant use, chest pain होगा, that develops in 15% of the patient due to right ventricular enlargement, right ventricular hypertrophy and the pulmonary hypertension. Coexistence existent coronary artery disease की वजह से हो सकता है, coronary embolism की वजह से, angina due to the decreased cardiac output की वजह से हो सकता है. then palpitation develop होंगे when there is atrial fibrillation. atrial fibrillation आने के बाद आपके
आपके पैल्पिटेशन फील होने लगेगा पेशेंट को, ठीक है। चैम्बर इनलार्ज हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल एंड द पल्मोनरी आर्टरी, सिस्टमिक थ्रोम्बोएम्बोलिज्म दैट इज paroxysmal atrial fibrillation result in the embolism, most commonly due to cerebral vessels resulting in the stroke, but the mesenteric, renal and the peripheral emboli that is ischemic limb can also be developed. The syncope that is pulmonary artery hypertension, arrhythmia and the valvular थ्रोम्बस, ये सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है। हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस होने लगी, जिसे हम आर्टनर सिंड्रोम भी बोलते हैं। आर्टनर सिंड्रोम क्या होता है? कंप्रेशन ऑफ द लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, जो आपकी लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व होती है वो जब आपकी हुक करके वापस जा रही होती है, दिस सप्लाइज द वोकल कॉर्ड एंड द वोकल एरिया, देयरफॉर लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व जब आपकी ये सप्लाई डिस्टर्ब होती है, क्योंकि आपका लेफ्ट एट्रियम जो है वो यहाँ पे इनलार्ज हो रहा है, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम इनलार्ज होने की वजह से आपका रिकरेंट लेरिंजियल नर्व कंप्रेस हो रही होगी ड्यू टू द डायलेटेड पल्मोनरी आर्टरी और द जायंट लेफ्ट एट्रियम, जिसकी वजह से आपको ऑर्टनर सिंड्रोम मिलेगा, दैट इज होर्सनेस ऑफ द वॉइस हो जाएगी। राइट हार्ट फेलियर होगा। राइट हार्ट फेलियर के फीचर्स होते हैं ऑर्थोपनिया एंड द पीएनडी ड्यू टू द लेफ्ट एट्रियल फेलियर। लेफ्ट एट्रियल फेलियर की वजह से आपका ऑर्थोपनिया पीएनडी भी मिलेगा, देखो राइट हार्ट फेलियर के टर्म में प्रेजेंट करेगा। फर्दर विंटर ब्रोंकाइटिस होगी, पेशेंट विद मिट्रल स्टेनोसिस सस्पेक्टेड टू द रिकरेंट अटैक ऑफ द ब्रोंकाइटिस स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर्स। एग्जामिनेशन साइन अगर देखें तो मिट्रल फेसिस होंगे, that is characterized by the cyanotic lip होगा, malar face, malar flush होगा, dusky pink discoloration over the upper cheek due to the arteriovenous stenosis and the vascular stasis and the mild jaundice. It may develop when MS is severe with low cardiac output and the peripheral vasoconstriction, peripheral edema and the ascites when the right heart failure develops. Pulse जो होती है, pulse low in volume होती है, peripheral pulse may be absent if the embolism develops. Pulse rhythm जो होती है is irregular and varying volume in the atrial fibrillation. Blood pressure जो होता है mildly reduced होता है when 3 readings has to be taken if the atrial fibrillation is present. Jugular veins में अगर देखें तो jugular venous pressure is raised when congestive heart failure develop. Jugular venous pulse जो होता है prominent wave मिलती है due to the vigorous right atrial systole observed when there is pulmonary hypertension without atrial fibrillation. Absence of the waves in the atrial fibrillation, prominent V waves, C and V wave, rapid Y descent when there is development of the functional tricuspid regurgitation, ठीक है। तो जुगुलर वेन्स में ये सारी फाइंडिंग्स होती हैं, ठीक है। प्रोमिनेंट ए वेव मिलेगी, ठीक है। एट्रियल देन एब्सेंट वेव इन द एट्रियल फिब्रिलेशन, प्रोमिनेंट वी वेव मिलेगी एंड रैपिड वाई डिसेंट व्हेन देयर इज डेवलपमेंट ऑफ द फंक्शनल ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। जब डेवलप हो जाएगा तो प्रोमिनेंट वी वेव और रैपिड वाई डिसेंट रहेगा, ठीक है। तो वो चेंज होते रहेंगे अकॉर्डिंगली, ठीक है। इंस्पेक्शन इन द पैल्पेशन ऑफ द पेरिकार्डियम, दैट इज एपेक्स बीट इज नॉट शिफ्टेड in this, ठीक है, and is tapping character of the S1 at the apex, that is closing snap. Apex beat is shifted when there is coexistence of the mitral stenosis with the mitral regurgitation. जब mitral regurgitation के साथ में MS अगर प्रेजेंट होगा तो apex beat भी शिफ्ट हो जाती है। aortic stenosis हो, systemic hypertension हो, ischemic heart disease हो, myocarditis हो, इन सब केसेस में apex beat शिफ्ट होगी, नहीं तो apex beat इसमें नहीं शिफ्ट होती है, ठीक है। जो and is tapping character of the S1 at the apex, apex पे क्लोजिंग स्नैप जो होता है वो S1 जो होता है वो टैपिंग कैरेक्टर का होता है। डायस्टोलिक थ्रिल एट द एपेक्स मिलेगी, पैल्पेबल पल्मोनरी कंपोनेंट ऑफ द सेकंड हार्ट साउंड दैट इज P2। इफ देयर इज पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन अगर प्रेजेंट है तो पैल्पेबल पल्मोनरी कंपोनेंट मिलता है सेकंड हार्ट साउंड का, दैट इज P2, ठीक है। देन left parasternal heave present when there is right ventricular hypertrophy or the left atrial enlargement. Left parasternal heave मिलती है, epigastric pulsation of the right ventricular type, pericardial bulge in the juvenile and the malignant mitral stenosis. Other findings include that a right heart failure is associated with the peripheral edema, tender hematomyceli and the ascites. Auscultation अगर देखें तो auscultatory finding on the mitral stenosis, that is loud first heart sound, that is mitral stenosis. The forces that open and close the mitral valve increase as the left atrial pressure increases, hence the first heart sound is loud and can be palpable, that is tapping apex beat in the mitral stenosis. When associated with the atrial fibrillation, intensity of the first heart sound varies. Low intensity of the first heart sound in the mitral stenosis may be due to the calcification of the mitral valve and congenital mitral stenosis and dominant associated mitral aortic regurgitation. Loud second heart sound, that is sign of the
pulmonary hypertension. Second heart sound is closely split, and the pulmonary component of the second heart sound P2 is loud. ठीक है. मिट्रल ओपनिंग स्नैप अगर देखें तो ओपनिंग स्नैप शार्प होती है, स्नैपी साउंड हार्ड होता है ड्यूरिंग द अर्ली डायस्टोल following the second aortic valve closure, that is A2 by 0.05 to 0.12 seconds. Opening snap is produced due to the sudden abrupt closing of the dome of the stenosed. Opening snap जो बनती है वो sudden closing of the stenosed stenos होती है ना mitral valve, उसकी वजह से with the force of the increased left atrial pressure during the diastole. This is a most important auscultatory sign of the valvular involvement in the mitral stenosis. Absent opening snap induces the calcification of the body of the leaflet, and the time interval between the A2 and the opening snap is invariably proportional to the severity of the MS. MS के severity पे depend करती है जो time interval तुम्हारा A2 और opening snap के बीच में होगा. Best start during the expiration के टाइम पे best start होता है. ठीक है. Just medial to the cardiac apex with the diaphragm of the stethoscope. Other condition with the opening snap are mitral regurgitation, tricuspid stenosis and the atrial septal defect. Wells index अगर देखें तो QS1 index minus A2 opening snap interval is expressed in the unit of 0.01 second. More than 2 units indicate mitral valve area is less than 1.2 centimeter square. मर्मर ऑफ द mitral stenosis अगर देखें तो मिड डायस्टोलिक या प्री सिस्टोलिक मर्मर मिलता है. टर्बुलेंट ब्लड फ्लो होता है थ्रू द स्टेनोस. मिट्रल वेल प्रोड्यूसेस द कैरेक्टरिस्टिक लो पेस्ड रंबलिंग मिड डायस्टोलिक मर्मर. लो पेस्ड रंबलिंग मिड डायस्टोलिक मर्मर होता है एंड समटाइम्स अकम्पनीड बाय द थ्रिल. कभी कभी थ्रिल से अकम्पनीड होगा. मर्मर इज बेस्ट हर्ड विद द बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप. मर्मर जो होता है इसमें बेस्ट हर्ड होता है विद द बेल ऑफ द held lightly at the apex with the patient lying on the left side. Duration of the murmur varies, usually depends upon the severity of the stenosis. Severe MS and the mild diastolic murmur is long and merges with the pre-systolic murmur to produce a hollow diastolic murmur. To increase the intensity of the mid diastolic murmur, left lateral position using the bell of the stethoscope while holding the expiration. Auscultate the after walking, isotonic exercises and squatting, that is increased peripheral resistance in these procedures contribute to the increased murmur. And early phase of the mitral stenosis, that is pre-systolic murmur, may be only auscultatory abnormality. Mechanism of the pre-systolic murmur, that is atrial contraction, persistent atrioventricular gradient and the left ventricular contraction in the pre-systole, reducing the mitral funnel. ठीक है. Pre-systole attenuation of the murmur, that is atrial contraction होगा, contributes to the increased gradient increase हो जाएगा in the pre-systole. ठीक है. Hence mid diastolic murmur is attenuated by the exercise से वो बढ़ जाता है. ठीक है. In the patient with the sinus rhythm, the murmur becomes louder during the atrial systole and longer during the RR interval in the atrial fibrillation is termed as pre-systolic attenuation. ठीक है. Now coming to the absence of the pre-systolic murmur in the mitral atrial fibrillation, mild mitral stenosis, prolonged PR interval, bradycardia, elevated left ventricular dysfunction की वजह से हो सकता है. Causes of the absent mid diastolic murmur: थिक चेस्ट वॉल हो सकती है, एम्फाइसीमा हो सकती है, डैम्पेंड मिट्रल स्टेनोसिस, सीवियर पल्मोनरी हाइपरटेंशन, थ्रॉटलिंग इन द लेफ्ट साइड इनपुट एंड द लो कार्डियक आउटपुट, मार्क्ड आरवी एनलार्जमेंट एंड द आरवी ऑक्यूपाइंग एट द एपेक्स. सिस्टोलिक मर्मर जो होता है बेसिकली व्हेन द पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप, इट विल लीड टू द राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी एंड डायलेटेशन विद द सेकेंडरी ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, प्रोड्यूसेस अ सिस्टोलिक मर्मर विद अ giant wave, that is V wave in the venous pulses. Now coming to the mitral stenosis coexist with the mitral regurgitation. It produces a loud pan-systolic murmur which radiates towards the axilla and heard at the lower left sternal border. Functional tricuspid regurgitation produce करता है तुम्हारा pan-systolic murmur. It is attenuated during the inspiration. Carvallo sign होता है ये. Functional tricuspid regurgitation produce करता है pan-systolic murmur. ठीक है. वो
इंस्पायरेशन के टाइम बढ़ जाता है. दिस इज डी कार्वेलोस साइन. मर्मर ऑफ द पल्मोनरी रिगर्जिटेशन ग्राम स्टील मर्मर होता है. पल्मोनरी रिगर्जिटेशन इज इट इज अ हाई पिच्ड अर्ली डायस्टोलिक decrescendo murmur heard along the left external border and indicative of the severe pulmonary hypertension. Diagnostic representation of the first out sound in the murmur in the mitral stenosis is as first out sound तुम्हारा ये सुनाई पड़ रहा है, ठीक है, A2P2 है, ओपनिंग स्नैप यहाँ पे आ रही, मिड डायस्टोलिक मर्मर पूरे यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट आउट साउंड मिड डायस्टोलिक मर्मर है, ठीक है. नाउ कमिंग टू द ग्रेड्स ऑफ द मिट्रल स्टेनोसिस एंड फीचर्स आर वेरी माइल्ड होगा तो 2.5 से 2.1 के बीच में मिट्रल एरिया होगा. माइल्ड में 2 से 1.6 होता है. मॉडरेट में 1 to 1.5 होता है. सीवियर में लेस देन 1 होता है, ठीक है. वेरी माइल्ड में तुम्हारा जो S2OS इंटरवल होता है वो 0.08 to 0.12 होता है और मॉडरेट में 0.06 to 0.08 होता है और सीवियर में 0.04 to 0.06 होता है, ठीक है. माइल्ड वाले में जो साइंस रहेंगे, शॉर्ट मिड डायस्टोलिक मर्मर with pre-systolic murmur or the murmur may appear with the exercise, ठीक है. Moderate cases में mild mid diastolic murmur तो मिलेगा. Pre-systolic murmur with the gap present between them. Varying degree of the mid diastolic murmur in the atrial fibrillation, ठीक है. सीवियर केस में mid diastolic murmur के साथ साथ pre-systolic murmur with the no gap, pre-systolic murmur with atrial fibrillation मिल सकता है. auscultatory finding on the mitral stenosis अगर देखें, loud S1 मिलेगा, loud P2 मिलेगा, narrow split of the S2 if the pulmonary arterial hypertension is there, opening snap मिलेगी, then mid diastolic murmur at the apex with the pre-systolic attenuation, then tricuspid regurgitation, pansystolic murmur मिलेगा, pulmonary hypertension, ejection systolic and early diastolic that is gram steel murmur मिलेगा, ठीक है. ये सारी चीजें auscultatory findings होती हैं. This you have to learn. Write a short essay note on the grading and the severity of the murmur, clinical judgment of the severity of the murmur following the frequently suggested severe MS के केस में आपको presence of the pulmonary hypertension, more closeness to the opening snap to the second heart sound, short A2OS interval and lengthy mid diastolic murmur. Investigation अगर देखें आपका radiological feature of the mitral stenosis, chest X-ray. You can see in this figure there is a straightening of the left heart border is straighten हो रहा है, ठीक है. Further in the figure B you can observe that lateral X-ray of the mitral valve stenosis showing the Volkmann sign, ठीक है. इसमें आपको Volkmann sign दिख रहा है, ठीक है. X-ray of the mitral stenosis showing the double atrial shadow and the straightening of the left heart border, ठीक. double atrial shadow दिख रहा है, देन आपको लेफ्ट हार्ट बॉर्डर स्ट्रेट हो रहा है, ठीक है. इसमें वॉकमैन साइन दिख रहा है, ठीक है. लेटरल एक्सरे में देन डायग्रामेटिक ये कर्लीज लाइन होती हैं, ठीक है, ये मिलेंगे. एक्सरे ऑफ द कर्लीज लाइन ये हो गया. नाउ कमिंग टू फर्दर पार्ट, दैट इज ड्यू टू द एनलार्जमेंट ऑफ द लेफ्ट एट्रियम, एनलार्ज लेफ्ट एट्रियल appendages causes filling of the normal concavity between the pulmonary artery and the shadow and the left ventricle. double atrial sign shadow क्या होता है, border of the enlarged left atrium together with the right atrial border gives the appearance of the atrium with an atrium, ठीक है. then straightening of the left heart border, that is mitralization of the heart हो जाता है due to the left atrial appendage enlargement, large pulmonary artery, hypoplastic aorta and the underfilled left ventricle. Consequences of the left atrial enlargement is pushing the left main bronchus towards the causing wide cranial angle, that is splaying of the crania हो जाता है. pushing of the esophagus backward visible in the lateral view of the chest X-ray. लेफ्ट शिफ्ट होता है aorta लेफ्ट शिफ्ट हो जाती है. बेडफोर्ड साइन बोलते हैं. वॉकमैन साइन होता है, दैट इज शिफ्ट ऑफ द लेफ्ट ब्रोंकस फॉरवर्ड. जो वॉकमैन साइन होता है, वॉकमैन साइन इज जो आपका लेफ्ट ब्रोंकस होता है वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाता है, ठीक है. नाउ कमिंग टू द पल्मोनरी वेनस कैपिलरी
हाइपरटेंशन दैट इज ग्रेड 1 जो होता है वो सिफिलाइजेशन होता है. प्रोमिनेंस ऑफ द वेन्स इन द अपर लोब ऑफ द लंग, पल्मोनरी वेस्कुलेचर, pulmonary venous pressure less than 20 mmHg, inverted मोस्टेशियस साइन एंड एंट्रल हॉर्न साइन जिसे बोलते हैं. ग्रेड 1 में, ग्रेड 2 में आपको कर्लीज लाइन ABC पल्मोनरी वेनस प्रेशर जब 20 से 25 mmHg के आसपास आता है तब आपको कर्लीज लाइन मिलती है. पेरी ब्रोंकियल एंड द पेरीवेस्कुलर कफिंग हो जाती है. ठीक है, दिस इज हाउ द कर्लिंग लाइन सीन. ठीक है, कर्लीज ए लाइन जो होती है आपकी लीनियर ओपेसिटीज होती हैं, एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी टू द हाइला. दे आर कॉज्ड बाय द डिस्टेंशन ऑफ द एनास्टोमेटिक चैनल्स बिटवीन द पेरिफेरी एंड द सेंट्रल लिम्फेटिक्स. शॉर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन सिचुएटेड परपेंडिकुलर टू द pleural surface or at the base of the lung. They represent the edema of the interlobular septum. कर्ली C लाइन जो होती हैं रेटिकुलर ओपेसिटीज होती हैं एट द लंग बेस, रिप्रेजेंट करती हैं कर्ली B लाइन एंड फेस. एंड ग्रेड 3 जो होता है दैट इज बैट विंग ओपेसिटीज डेवलप हो जाती हैं. पल्मोनरी वेनस प्रेशर जब 25 mmHg से ऊपर हो जाएगा बैट विंग ओपेसिटीज बोलते हैं. द पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन दैट इज प्रोमिनेंट पल्मोनरी आउटफ्लो ट्रैक्ट दैट इज एनलार्ज्ड pulmonary artery diameter of the right descending pulmonary artery more than 14 mm in the woman, more than 16 mm in the men. Pruning of the peripheral pulmonary vessels हो जाता है. राइट वेंट्रिकल में अगर देखें राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मिलेगी इन द प्रेजेंस ऑफ द कार्डियोमेगाली. Acute angle is observed between the apex of the enlarged heart and the diaphragm. Sternal contact sign होता है that is earliest and most sensitive sign in the lateral X-ray is obliteration of the Holzneck space, that is retrosternal space obliterate होता है, sternal contact sign होता है. Then other are right atrial enlargement, then calcification of the mitral valve and the pericardium, McCallum patch and the pulmonary hemosiderosis. Electrocardiogram it confirmed the enlargement of the left atrium. Premitral right ventricular hypertrophy, tall R wave V1 V3 and the P mitral and the atrial fibrillation. Echocardium में अगर देखें तो it can reveal the thickening of the mitral valve area, valvular leaflet and the thickening and shortening of the chordae tendineae and fusion of the commissures and the calcification of the leaflet and the chordae and the dilatation of doming due to the commissural fusion. Wilkinson's score 4 to 16, 4 point each for the leaflet thickness, leaflet mobility, leaflet calcification and the chordial involvement is given in case of the echocardiogram. Transesophageal echocardiography हम कराते हैं to assess the mitral regurgitation severity to rule out the left atrial appendage thrombus. Doppler कराएंगे to provide the definite evaluation of the mitral stenosis. Show pressure gradient across the mitral valve and the pulmonary artery pressure and the left ventricular function. ठीक है. The cardiac catheterization is not usually needed. Used in assess coexisting conditions such as coronary artery disease and the pulmonary artery pressure and the mitral stenosis and the regurgitation. Now coming to the complications of the mitral stenosis, we have atrial fibrillation, we have thrombus formation, we have systemic embolization, pulmonary hypertension, infective endocarditis, Ortner syndrome, hemoptysis, dysphagia, lower lobe pneumonia, right heart failure, pulmonary edema, pulmonary infection, cardiac cirrhosis, pulmonary hemosiderosis. कमिंग टू द पार्ट ऑफ द कॉम्प्लिकेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन जो होता है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है. एमएस का प्रेवलेंस इंसिडेंस वेरीज अकॉर्डिंग टू द एज एंड रफली पैरेलल्स टू द एज ऑफ द पेशेंट. सेकंड डिकेड 10% एंड द सिक्स डिकेड में बियॉन्ड 80% रहता है. ठीक है. नाउ कमिंग टू द एट्रियल फिब्रिलेशन वर्सन सिम्टम्स ऑफ द एमएस बाय डिक्रीजिंग द डायस्टोलिक फिलिंग टाइम दैट विल लीड टू द इंक्रीज इन द लेफ्ट एट्रियल प्रेशर एंड लॉस ऑफ द एट्रियल कंट्रीब्यूशन टू द लेफ्ट ventricle leading to the increased atrial LA pressure, left atrium thrombus leading to the systemic embolization. Prognosis: 5-year survival of the atrial fibrillation without MS is 85% and with MS is 64%. Atrial fibrillation causes decrease in the cardiac output, about 30% in the mitral stenosis. Systemic embolism अगर देखें source of the emboli जो होता है large atrial thrombus हो गया, vegetations of the infective endocarditis हो गया. Factors that is predisposing to the systemic embolism in the mitral stenosis are atrial fibrillation हो गया, spontaneous echo contrast हो गया in the left atrium and the size of the left atrium, age हो गया, low cardiac output हो गया. Clinical features अगर देखें
तो लोकलाइजेशन ऑफ द एम्बोलाई दैट इज सेरेब्रल होगा तो स्ट्रोक आएगा, एब्सेस होगा, ठीक है, कोरोनरी में होगा तो चेस्ट पेन कराएगा, ठीक है, देन रीनल में होगा तो हाइपरटेंशन होगा, लेरिक सिंड्रोम होता है दैट इज क्लॉडिकेशन ऑफ द थाई ड्यू टू द एम्बोलिज्म एट द ब्रांचिंग कॉमन इलियक आर्टरी एंड द इम्पोर्टेंस, ठीक है, बेल वॉल और द फ्री फ्लोटिंग थ्रोम्बस में प्रोड्यूस सिनकोप लाइक syncope in the specific body position, that is variability in the physical findings, requires urgent surgery. Infective endocarditis may develop isolated mitral stenosis में, Ortner syndrome that is very rare complication होता है, severe pulmonary hypertension में that is secondary to the mitral stenosis होता है, this is characterized by the paralysis of the left recurrent laryngeal nerve जिसकी वजह से compression होगा, तो enlargement of the tenth pulmonary artery होगा, aorta at the ligamentum arteriosum produces hoarseness of the voice. Development of the pulmonary hypertension diminishes the cardiac output, that is throttle effect, and result in the temporary symptom free, that is period of illusion, that mid-diastolic murmur may not be audible, only the opening snap is present. Mild mitral stenosis may not require the treatment other than the treatment of attack of the bronchitis. Medical management of the mitral stenosis with the minor symptoms are treated medically. Rheumatic fever हो गया, prophylaxis हमें देनी है इसके केस में, however the infective endocarditis prophylaxis not necessary. Indication for the anticoagulant that atrial fibrillation है, अगर embolic events हैं कोई, ठीक है, एट्रियल फिब्रिलेशन persistent हो, पैरोक्सिसोमल हो, एम्बोलिक इवेंट हो, लेफ्ट एट्रियल थ्रोम्बस हो, लेफ्ट एट्रियल डायमीटर 55 से ज़्यादा हो, स्पॉन्टेनियस इको कॉन्ट्रास्ट हो, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट एंड डिक्रीज द सोडियम इंटेक कम करना है, अर्ली सिम्टम्स सच एज द माइल्ड डिस्निया है, ड्यू टू द पल्मोनरी कंजेशन यूजुअली ट्रीटेड विद द लो डोज ऑफ द डायरेटिक बीटा ब्लॉकर्स एंड द नॉन डाइहाइड्रोपायरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, वेरापामिल, डिलेटियाजिम टू रिड्यूस द हार्ट रेट रिड्यूस करने के लिए ये सारी चीज़ें हमें देनी है, ठीक है, इवन इन द साइनस रिदम मोर यूजफुल फॉर द एट्रियल फिब्रिलेशन. Disjunction of the atrial fibrillation with the right heart failure. Atrial fibrillation also need anticoagulant to prevent the atrial thrombus and the systemic embolization. Surgical management तुम्हारा जो होता है उसमें ट्रांससेप्टल बैलून मिट्रल valvotomy होती है, that is also known as percutaneous balloon valvotomy. It is the treatment of the choice. Procedure क्या होता है, local anesthesia देते हैं, एक कैथेटर पास करते हैं through the femoral vein into the right atrium, interatrial septum में जाते हैं, is punctured and the catheter is passed through the left atrium across the mitral valve. The balloon is passed over the catheterized across the valve and briefed inflated to split the valve commissure. ठीक है, इंडिकेशन क्या है, pliable mitral valve होनी चाहिए with the little involvement of the subvalvular apparatus and the minimal mitral regurgitation. contraindication moderate to severe mitral regurgitation है, नहीं करना है, ठीक है, severe classification है, नहीं करना है, classification on severe valvular fibrosis हो, thrombus हो in the left atrium, left ventricle, recent embolization हो, bleeding disorder हो, interatrial septal thickness 3 mm से ज़्यादा हो, ठीक है, तब हमें ये सब contraindication है as well as absolute complete. Now coming to the complication part of the mitral, complication of mitral stenosis, mitral regurgitation may be severe enough to need surgery, 2% mortality, then cardiac perforation and cerebral embolism, ये सारी चीज़ें हो सकती है. ये हो गई ट्रांससेप्टल बैलून मिट्रल वैल्वोटमी जिसे हम बोलते हैं BMV से. CMV जो होता है क्लोज मिट्रल वैल्वोटमी होती है, मोबाइल है, नॉन कैल्सिफाइड है, मिट्रल वेल्व विदाउट रिगर्जिटेशन है, तब हम कर सकते हैं. कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होते हैं, लेफ्ट एट्रियल थ्रोम्बस हो, मिट्रल वेल्वुलर कैल्सिफिकेशन हो, सीवियर वेल्वुलर डिजीज हो, मॉडरेट टू सीवियर मिट्रल रिगर्जिटेशन हो, तब हम कॉन्ट्राइंडिकेटर होती है क्लोज मिट्रल वैल्वोटमी. कार्डियोपल्मोनरी बाईपास इज नॉट रिक्वायर्ड एंड द good result is obtained in 10 or more year. ठीक है, disadvantage क्या है, valve cups में fuse necessitating the another operation. Open mitral valvotomy होता है, performed is preferred over the closed valvotomy in the mitral valve replacement. Procedure is direct view, that is vascular caps
Vascular claps are carefully separated from each other, and the commissures are incised, and the less chances of the traumatic mitral regurgitation and concurrent angioplasty can be done for the mitral regurgitation. Removal of the left atrium thrombus if present, calcium in the leaflet, amputation of the left atrium appendage, and the separation of the fused cordia can also be done along with the surgical procedure. Needs for the cardiopulmonary bypass is there. ठीक है. Now coming to the mitral valve replacement कर सकते हैं. इंडिकेशन क्या है? mitral valve mitral stenosis है associated with the mitral regurgitation हो. ठीक है. Severe damage or severely calcified stenotic valve हो, cannot be reopened with producing a significant mitral regurgitation. Moderate or severe mitral stenosis present with the thrombus in the left atrium, and even after the anticoagulant therapy. Types of the processes are mechanical processes age less than 65 and bioprocesses अगर age 65 के ऊपर है. Artificial valves usually work successfully more than 20 years, and anticoagulants are usually given post-operatively to prevent the thrombus formation and its embolism. Hence, this completes a part of the mitral stenosis. Do like, share, and subscribe to my channel, and proceed for the further videos that are on the mitral regurgitation and aortic regurgitation and aortic stenosis, which are very important for your practical purpose.